का टेस्ट मैच एक ऐसा टेस्ट मैच था जिसको कि आने वाले लंबे समय तक के लिए याद रखा जाएगा हर किसी से। हर कोई इसको याद रखेगा कि कैसा ये टेस्ट मैच हुआ था, कैसे इंडियन टीम ने इसमें बैटिंग करी थी, कैसे इंडियन टीम ने एक होप जगाई थी कि नहीं यार हम वापस आ सकते हैं। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए टेस्ट मैच याद रखा जाएगा तो वो इसलिए कि 1988 के बाद से पहली बार हुआ है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया में टेस्ट मैच जीता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फीट है न्यूजीलैंड के लिए भी, जिन्होंने वाकई में पहली इनिंग में इंडिया को जिस तरीके से बंडल आउट किया 46 के ऊपर, वो इतना बड़ा बोझ बन गया इंडिया के ऊपर कि एक सेकेंड इनिंग्स में एक बेहतरीन बैटिंग के बावजूद भी इंडिया उस डेफिसिट को कवर नहीं कर पाया। 46 पे ऑल आउट होना एक इंटरनेशनल मैच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड उसके बाद आप ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं यार यहाँ से हमारी टीम मतलब कमबैक कर लेगी। इंडिया ने किया कमबैक, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया ने कमबैक नहीं किया या इंडिया का कमबैक नहीं हो पाया, बिल्कुल इंडिया का कमबैक हुआ। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार देखो, जब आप इतना नीचे चले जाते हो ना किसी मैच में, 46 पे ऑल आउट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जब आप किसी मैच में इतना नीचे चले जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से कमबैक कर पाना हर एक लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। आप सोच कर देखो कि पंत का 99, सरफराज का 150, कोहली का 70, रोहित शर्मा का हाफ सेंचुरी, ये कुछ भी काम नहीं आ पाया इंडिया को इस मैच में बचाने के लिए। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इंडिया इस मैच को जीत जाएगी? हालांकि एज एन इंडियन फैन ये मेरा कर्तव्य बनता है कि भाई मैं अपनी टीम के साथ हमेशा हरदम खड़ा रहूं, और इसीलिए हम पूरे शिद्दत के साथ में टीम को सपोर्ट कर रहे थे। बट कभी कभी होता है ना कि यार कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए नहीं होती, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बस वही चीज़ आज के मैच में भी हुई है। टीम इंडिया ने एक वो ट्रिक जो थी वो कहीं ना कहीं मिस कर दी, जो शायद अगर टीम इंडिया के फेवर में आती तो टीम इंडिया इस मैच को जीत सकती थी। और वो ट्रिक सिंपल सी यही थी कि फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके से टीम इंडिया बंडल आउट हुई वो, हालांकि पूरा ठीक रहा, हम लोग फर्स्ट इनिंग के ऊपर नहीं फोड़ सकते, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हमें इस चीज़ का केएल राहुल को भी देना पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल ने एक तरीके से जो फ्लड गेट्स ओपन किए। देखिए, अगर आप एक कायदे के बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हो, अगर आप एक रेगुलर बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हो, तो फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाएंगी। आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाएंगी कि आप मौका पड़ने पर आके एटलीस्ट परफॉर्म करके जाओगे। लेकिन अगर आप मौका पड़ने पर आकर परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है फिर आपसे सवाल पूछना ही बनता है। केएल राहुल वो आखिरी रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन थे जिनको की बैटिंग लंबे टाइम तक करनी चाहिए थी। लंबा टाइम नहीं भी तो कम से कम 40-50 रन स्कोर करने चाहिए थे, और क्योंकि केएल राहुल ने वो चीज़ नहीं करी तो अब हम लोग नतीजा देख रहे हैं। केएल राहुल के अलावा यहाँ पर हम लोग जडेजा और अश्विन को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कई लोगों को ये बात सुनकर परेशानी होगी कि यार जब बैट्समैन फेल होगा तो फिर आप बॉलर से क्या उम्मीद कर रहे हो। देखिए, ये बात कोई बात नहीं होती है भाई। आप हर मैच में खेल रहे हो तो आप किसी भी मैच में आकर ये नहीं कहोगे कि यार हमने पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी तो इस मैच में तो भाई हमको तुम्हें बख्शना पड़ेगा। इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं। आपको लगातार कंटिन्यूसली अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हो तो परफॉर्म करना पड़ेगा, और इसीलिए इसको एक टीम स्पोर्ट कहा जाता है। ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, आपको मिलकर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और तभी आप जिस तरह का मोमेंटस टारगेट एक इंडिया के सामने था कि 350 रनों का पहले डेफिसिट कम करना है, उसके बाद न्यूजीलैंड के लिए टारगेट सेट करना है, वो तभी बन पाता है जब आप वाकई में एक टीम की तरह पर खेलो। और यहाँ पर इंडिया टीम की तरह मुझे ऐसा लगता है केएल राहुल ने कहीं ना कहीं लेट डाउन किया है। जो हमारी बैटिंग थी, बैटिंग ने हमारी ताकत दिखाई। मतलब सरफराज का 150 जिस जगह पर आया है ना, उस जगह पर सरफराज का 150 आया अगर है तो उसके पीछे का मतलब एक कारण को आप समझ कर देखो कि बंदे ने उस पॉइंट पर आकर ऐसा 150 मारा है जहां पर इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और मुझे लगता है कि उसके बाद में उसके साथ ज़्यादा आप ना ही बोलो तो शायद बेहतर रहेगा। मुझे सिंपल सी बात ये लगती है। टीम इंडिया ने देखिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि नहीं कैसे भी करके इंडिया इस मैच में वापसी कर सके, इस मैच में बने रह सके। इवन अगर हम आज सुबह के भी सेशन की बात करें तो बुमराह ने आते ही दूसरी बॉल के ऊपर विकेट निकाल लिया था। बट समवेयर हम लोग जो जब बात बोलते हैं ना कि यार नहीं, जब सामने वाली टीम के को जीतने के लिए 100 रन चाहिए हो तो आपको उस जीत के लिए भी बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने पड़ेंगे। एंड इवेंचुअली इंडिया ने वही चीज़ करी है, और इंडिया ने उसी चीज़ को मुझे लगता है कि पूरी कोशिश करी अपनी तरीके से कि भाई वो कुछ कर पाए, कुछ अचीव कर पाए। लेकिन ठीक है, नहीं हो पाया, और इस चीज़ को हम लोगों को भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि भाई इंडिया ने अपनी तरीके से पूरा दम मारा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उन पाकिस्तानी फैंस की तरह नहीं है जो कि अपनी ही टीम की हार की आग के ऊपर रोटी सेक कर उसे खाकर हम लोग खुश हो जाएं। हम लोग उस तरीके के लोग नहीं हैं, और मुझे इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारी टीम का
एनी हाउ सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही वो टीम है जो कि आने वाले मैचेस में जीतेगी और हम ही लोग रहेंगे जो कि इनको जीत को लेकर सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों आखिर हम लोगों को इतना ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। न्यूजीलैंड इस मैच को जीत गया है, बाय द वे बहुत अच्छी विक्ट्री आज उन्होंने यहाँ पर दी है। एंड न्यूजीलैंड के फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड के फैंस ने जिस तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट किया, कई सारे स्पेक्टेटर्स में बैठे हुए थे न्यूजीलैंड के फैन, एंड दे वर हैप्पी। जिस तरीके से टीम ने परफॉर्म किया, दे वर रियली हैप्पी। एंड रचिन रविंद्र की भी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस पॉइंट पर डेवन कॉनवॉय आउट हुआ था, उस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड को ना टीम इंडिया फंसा रही है, क्योंकि बुमराह ने स्पेल मारा, 8 ओवर का स्पेल फेंका है बुमराह ने। मुझे याद नहीं है आखिरी बार उसने कब इतना लंबा स्पेल किया था। तो इंडिया पूरी ताकत के साथ बाहर आया था, इंडिया पूरी ताकत के साथ खेलने के लिए आया था, और इंडिया जानता था कि भाई अगर उसको इस मैच में कुछ भी एक चांस क्रिएट करना है तो कहीं ना कहीं उसको ना एक फेवर ऐसा करना पड़ेगा कि उसको अपनी तरफ से पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, और इंडिया ने वही चीज़ करी। बट फिर इन दी एंड वही बात आ जाती है कि यार जब आप 100 रन को डिफेंड करने के लिए खेल रहे हो तो फिर करने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता है। एंड वंस द अपोजिशन टीम क्रॉसेज 40 और 50 रन्स, तो उसके बाद उनके ऊपर भी से भी प्रेशर रिलीज हो जाता है। इवन अगर आप क्राउड की भी बात करो तो क्राउड भी बहुत हद तक साइलेंट हो गया था जैसे ही 40-50 रन बने थे। एंड जो मैं रविंद्र की बात कर रहा था, रचन रविंद्र की, तो रचन रविंद्र ने नॉट इवन इन द सेकंड इनिंग्स बट ऑल्सो इन द फर्स्ट इनिंग्स, उस बंदे ने जो पारी खेली थी ना कहीं उसी पारी को, वही जो पारी थी वही इंडिया से मैच को दूर ले गई थी। फर्स्ट इनिंग में अगर आपको याद हो तो टिम साउदी और रचन रविंद्र के बीच में एक बेहतरीन 100 रन की पार्टनरशिप हुई थी, और दोनों ने मिलकर जिस तरीके से इंडिया के ऊपर लीड बढ़ाने का काम किया था, जो 400 के पार का आंकड़ा पार किया था ना न्यूजीलैंड ने, वो कहीं ना कहीं रचन रविंद्र और टिम साउदी के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी उसके कारण हुआ था। 60 ऑड कुछ रन साउदी ने बनाए थे एंड 130 रन कुछ के करीब रचन रविंद्र ने बनाए थे। तो इन दोनों ने ही मिलकर 200 रन बना दिए थे एक तरीके से। तो आप समझ सकते हैं क्या इंपैक्ट रहा था रचन रविंद्र का फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड के लिए। उसके बाद में ग्लेन फिलिप्स का ऊपर आना, ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी आज के मैच में कि यार नहीं मुझको परफॉर्म करना है एंड आई वांट टू परफॉर्म फॉर द टीम, जिस तरीके से उसने कोहली का विकेट निकाला एंड इन द सेकंड इनिंग्स टू लेटर पार्ट ऑफ द गेम ग्लेन फिलिप्स ने बहुत शानदार कसी हुई बॉलिंग करी थी, और ऐसे जगह पर बॉलिंग करी थी जहां पर कि इंडियन बैट्समैन की महारत है। तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की गफलत नहीं हुई है, बल्कि न्यूजीलैंड ने भी वाकई में अच्छा खेला एंड न्यूजीलैंड जीतने के लिए आई थी यार। वो लोग वाकई में यहाँ पर इसलिए नहीं आए थे कि नहीं चलो ठीक है बस हमको तो वहाँ जाना है। हाँ, ये बात आप लोग बिल्कुल बोल सकते हैं कि यार वो लोग श्रीलंका में 2-0 से वाइट वॉश होकर आए थे एंड यहाँ पर आकर उन्होंने इंडिया को केन विलियमसन के बिना हरा दिया। बट स्टिल यू हैव टू एक्नॉलेज द टीम, यू हैव टू गिव देम द ड्यू क्रेडिट कि जहाँ पर उनको ज़रूरत थी अच्छा खेलने की वहाँ पर उन्होंने वाकई में अच्छा खेल कर दिखाया है। एंड आने वाले समय में बहुत शानदार तरीके से वो टीम ग्रो कर सकती है। चाहे आप विलियम की बात कर लें, आप फिलिप्स की बात कर लें, आप रचन रविंद्र की बात कर लें, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत शानदार तरीके से समय न्यूजीलैंड से निकल कर आ रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ न्यूजीलैंड बैटिंग। न्यूजीलैंड के लिए फ्यूचर हो सकता है इन लोगों के कारण ब्राइट हो जाए, क्योंकि काफ़ी प्रॉमिस दिखा रहे हैं ये लोग, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। बट बात फिर वही आ जाती है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने यहाँ पर खेला है उसके बाद में ना काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं टीम इंडिया के फेवर में जा सकती थी बट नहीं गई, क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं अब आगे के मैचेस में क्या होता है, किस तरीके से टीम इंडिया जो है वो अपनी तरफ से गेम को आगे बढ़ाती है और अपनी तरफ से चीज़ों को आगे लेकर जाती है। क्योंकि हाँ, एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जो बैटिंग हुई है टीम इंडिया की वो देखिए बहुत अच्छी हुई है एंड कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने जिस तरीके से आज अप्रोच भी किया था, काफ़ी डोमिनेटिंग अप्रोच था मैं यही कहूँगा, एंड वहाँ से बहुत तरीके से एक तरीके से आगे बढ़ी थी टीम इंडिया। बट ठीक है, अगर थोड़ी बहुत समस्या हुई है तो उसको हम समझ सकते हैं, बट इवेंचुअली टीम इंडिया को यहाँ पर कुछ ड्रास्टिक और बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे आने वाले समय में। नेक्स्ट मैच को लेकर भी अब काफ़ी बातें होंगी कि यार अगले मैच में आप किसको खिलाओगे किसको नहीं खिलाओगे, एंड उन सब चीज़ों के बीच में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि टीम इंडिया को ध्यान रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं यार कि स्कोर कार्ड कैसा क्या रहा है, क्योंकि टीम इंडिया ने काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था इस मैच से, बट वो एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट जो है टीम इंडिया को नहीं मिले हैं एंड उसी को लेकर इस समय बात चल रही है कि यार अब यहाँ पर क्या एक परफॉर्मेंस टीम इंडिया अगले मैच में ऐसी दे पाएगी जिसको कि देखने के बाद हमको भी लगे कि नहीं यार टीम इंडिया में वाकई में अभी भी दम बचा हुआ है। तो चलिए ज़रा चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ और बात करते हैं भाई कि कैसा क्या स्कोर कार्ड है। आई थिंक ये रहा स्कोर कार्ड, ये स्कोर कार्ड है अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। ज़रा
कमेंट्स को गायब कर दें और जाओ लंदन। या आई थिंक विराट कोहली के लिए लिखा था भाई साहब ने। चलिए ठीक है। तो जी ये स्कोर कार्ड है हमारे सामने। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है 8 विकेट से इस मैच को जीत गया है। ये बैटिंग डिस्प्ले रहा था इंडिया का सेकंड इनिंग्स में। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट इनिंग की, हम लोग बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इनिंग यहाँ है। अब ये जो एक बैटिंग डिस्प्ले जब आप दे देते हो ना, तो ऐसे बैटिंग डिस्प्ले के बाद में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप मैच में वापसी कर पाओगे, है ना। आप मैच में वापसी कर पाओगे, इस बात की उम्मीद करना वाकई में बहुत ज़्यादा बेमानी सी बात हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोहली डक पे गए थे, सरफराज डक पे गए थे, राहुल डक पे गए थे, रविंद्र जडेजा डक पे गए थे, अश्विन डक पे गए थे। तो आपके मैच में जब आपको 5 आपके बैट्समैन आपको डक पे चले जाएं, तब ऑब्वियस सी बात है आपके लिए चिंता का सब्जेक्ट हो जाता है। उससे भी ज़्यादा चिंता की विषय यह है कि तीसरा हाईएस्ट स्कोरर टीम की तरफ से डीएसपी साहब रहे। डीएसपी साहब ने भी यहाँ पर 16 बॉल खेलकर 4 रन बनाए। 16 बॉल इनमें से किसी बैट्समैन ने नहीं खेली, ना कोहली ने खेली, ना सरफराज ने खेली, ना राहुल ने खेली, ना जडेजा ने खेली, ना अश्विन ने खेली, किसी ने भी 16 बॉल नहीं खेली थी। और वहाँ पर डीएसपी साहब ने आकर बिल्कुल 16 बॉल खेलकर मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी थी। लेकिन इंडिया ने जो ये बैटिंग डिस्प्ले दिया था कि 32nd ओवर में 46 के ऊपर टीम ऑल आउट हो गई थी, वहाँ से फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यार टीम वाकई में वापसी कर पाएगी। मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट कि टीम इंडिया के पास में एक मौका हो सकता था अगर टीम इंडिया बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती, बट हो नहीं पाई वो सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया एक बहुत बड़े फेलियर को आज देख रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि यहाँ पर आप देखिए न्यूजीलैंड ने जो बॉलर्स यूज़ किए थे, न्यूजीलैंड ने एजाज पटेल का तो यूज़ ही नहीं किया था। एजाज पटेल जो कि इनकी टीम का प्राइम स्पिनर है, उसका यूज़ ही नहीं किया गया था। सिर्फ 3 बॉलर्स को यहाँ पर लाए, साउदी, मैट हेनरी और विलियम रूक को। और रूक ने और मैट हेनरी ने मिलकर ही यहाँ पर टीम को ख़त्म कर दिया। 5 और 4 विकेट दोनों ने निकाले। 1 विकेट सऊदी को मिला था। पूरे के पूरे 10 विकेट इनके पेसर लेकर चले गए थे, जहाँ पर हमारी टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतरी हुई थी। इवन अगर हम सेकेंड इनिंग से इंडिया की भी बात करें, जो आज सुबह इंडिया ने खेला, तो आपको दिख रहा होगा कि पिच के ऊपर सीमर्स के लिए ज़्यादा हेल्प थी। आप चाहे बुमराह की बात कर लो, आप चाहे सिराज की बात कर लो, दोनों ने जिस तरीके से आज बॉलिंग करी टेंडम में, कहीं ना कहीं आकाशदीप वहाँ पर मिस हो रहा था कि आकाशदीप अगर होता तो शायद एक और हमारे पास थ्रेट हो सकता था जो हम न्यूजीलैंड के लिए क्रिएट कर सकते थे। बट जो भी कुछ हुआ, इसके बाद न्यूजीलैंड ने एक बहुत अच्छी वापसी करी। एक पॉइंट था जब डैरल मिचेल यहाँ पर आउट हो चुका था, इवन टॉम बंडल भी, इवन ग्लेन फिलिप्स भी। 233 के ऊपर इनके 7 विकेट गिर चुके थे जब मैट हेनरी आउट हुआ था। 233 के बाद में साउदी और रचिन रविंद्र ने मिलकर एक बहुत शानदार पार्टनरशिप करी। और इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी कहीं ना कहीं वही डिसाइसिव साबित हुई। 135 रन की ये पार्टनरशिप हुई थी। 370 पे जाके फिर सऊदी आउट हुआ था। फिर उसके बाद में एजाज पटेल, देन रचिन रविंद्र, तो इन लोगों ने एक बहुत अच्छा टोटल पोस्ट कर दिया था। सऊदी ने यहाँ पर 65 रन बनाए थे 73 बॉल में, दैट टू विद अ ग्रेट स्ट्राइक रेट। एंड इवन रचिन रविंद्र, he also maintained a great and healthy strike rate of 85। and talking about साउदी, उसने 89 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था। दोनों ने काफ़ी हिटिंग भी करी थी, दोनों ने 4-4 छक्के भी लगाए थे। टीम इंडिया के हौसले वहीं से कहीं ना कहीं पस्त हो गए थे। बट एक मिराकुलस कमबैक हम कह सकते हैं जो कि इंडिया की तरफ से देखने के लिए मिला। इंडिया इन रिप्लाई एंड सेकेंड इनिंग्स पोस्टेड अ हेफ्टी टोटल ऑफ 462 एंड गेटिंग अ लीड ऑफ अबाउट 56 रन इन द सेकेंड इनिंग्स। यहाँ पर जायसवाल और रोहित ने एक शानदार शुरुआत दिलवाई थी। जायसवाल एक रश ऑफ ब्लड के चक्कर में एक हाई शॉट खेलने के लिए गए एंड वहाँ से वो बाहर हो गए, भैया स्टंप आउट हो गए। रोहित थोड़ा सा मुझे लगता है अनलकी रहे, वो एक डिफेंसिव शॉट खेलने के बाद बॉल विकेट पे चली गई। एंड कोहली 2 दिन की आखिरी बॉल के ऊपर एक फेंट एज, सरफराज ने पूरी जान लगा दी, 150 रन बनाए। पंत वॉज अनलकी एट 99 एंड आई थिंक ये 6th टाइम है जब पंत 99 के ऊपर आउट हुआ है। एंड उसके बाद नो बिग कॉन्ट्रीब्यूशन, इसीलिए यहाँ पर केएल राहुल को सब लोग कोस रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 16 बॉलों में बंदा 12 रन बनाकर चलता बना। दरअसल ये वो इनिंग थी जहां पर कि आप अपना नाम बड़ा कर सकते थे। पंत की इतनी बात हो रही है मैच हारने के बाद भी, सरफराज की इतनी बात हो रही है मैच हारने के बाद भी, उसका एक बड़ा कारण है कि इन लोगों ने एक ऐसे मैच में आके परफॉर्मेंस निकाल कर दी जहां पर कि इंडिया वाकई में बैकफुट पर था। देखिए 350 रन की लीड कोई बहुत छोटी चीज नहीं होती है। इंडिया के ऊपर न्यूजीलैंड ने पहली बार इतनी बड़ी लीड चढ़ाई थी, तो आप समझ सकते हो कि इंडिया वाकई में कितने बड़े बैकफुट के ऊपर था। और वहां से अगर इंडिया वापस आई है तो कहीं जो ऊपर के 5 बैट्समैन की तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, उसके कारण ही आई है। बट रविंद्र जडेजा और अश्विन ने भी यहाँ पर कोई अच्छी बैटिंग नहीं करी, जिस तरह की होप्स अब उनसे होने लगी हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन बैटिंग एक बार फिर से जो लोअर मिडिल ऑर्डर था हमारा वो फेल हुआ था। टेल एंडर की तरफ से कोई ऐसा सच कॉन्ट्रीब्यूशन आ नहीं पाया।
आज जब इंग्लैंड न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आई 107 रन दे वर चेजिंग, टॉम लैथम शुरुआत में आउट होगा, डेवन कॉनबॉय को भी बुमराह ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। हर बॉल जिस तरीके से बुमराह की जा रही थी उसके बाद समझ में आ रहा था कि भाई बंदा जो है बिल्कुल स्पॉट ऑन यहाँ पर आज बॉलिंग कर रहा है। विलियंग ने यहाँ पर 48 रन बनाए 76 बॉल्स में, एंड रचिन रविंद्र ने अगेन 84 के स्ट्राइक रेट के साथ में एक 39 रन की इनिंग खेली और टीम मैच को खत्म कर दिया। द ओनली थिंग विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी वॉज कि अश्विन को यहाँ पर बहुत लेट मौका दिया गया। अश्विन को एकदम एंड में मौके दिए गए 2 ओवर डालने के, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार अश्विन जैसे कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर को शायद थोड़ा सा और मौका मिलता, थोड़ी और अच्छी बॉलिंग करने का मौका मिलता तो शायद एक बेहतर तरीके से वो भी बॉलिंग कर सकते थे। बट ठीक है, जो चीज़ हुई है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार इंडिया मैच हारा है, एंड जिस तरीके की बैटिंग इंडिया ने करी है उसके बाद, फर्स्ट इनिंग में जिस तरह की बैटिंग इंडिया ने करी थी उसके बाद दे एक्चुअली डिजर्व्ड इट। कभी कभी रहता है कि आपको दिखाना होता है, आपको एक तरीके से रियलिटी चेक की भी ज़रूरत पड़ती है। टीम इंडिया वॉज हाई ऑन कॉन्फिडेंस। एक पॉइंट ये भी निकल कर आ रहा है कि बांग्लादेश से सीरीज खेलने के बाद में टीम इंडिया जो थी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी। कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि वो बहुत हद तक ओवर कॉन्फिडेंस था, एंड इसीलिए टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी वो उस तरीके की नहीं आ पाई जिस तरीके की आनी चाहिए थी। एंड उसके बाद में जो दिक्कत परेशानियों का दौर था वो ऑब्वियस सी बात है बढ़ता ही चला गया और वो फिर उतना ज़्यादा कम हो नहीं पाया। आज का मैच न्यूजीलैंड ने जीता है और हमें न्यूजीलैंड को वो ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा कि नहीं, उन्होंने अच्छा खेला और ये मैच वाकई में उन्होंने बहुत शानदार तरीके से जीता है।